भोपाल में बड़े तालाब पर देश का सबसे बड़ा एयर शो सूर्य किरण ने बनाया डायमंड शेप। 31 साल पुराने रेप केस में 215 सरकारी कर्मचारी दोषी। तमिलनाडु के वचती गांव में पुलिस वालों ने की थी बर्बरता। पंजाब में रेल रोको आंदोलन से 203 ट्रेनें प्रभावित। किसान बोले सरकार ने रोका तो प्रदर्शन की तारीख आगे बढ़ेगी। गणेश विसर्जन के दौरान परिवार से मारपीट, 21 गिरफ्तार। लाउड म्यूजिक बजाने से रोकने पर भीड़ ने हमला किया। राष्ट्रपति से मंजूरी के साथ कानून बना महिला आरक्षण बिल। अब 3 पड़ावों के बाद होगा लागू। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय वायुसेना ने 91वें स्थापना दिवस पर शनिवार को भोपाल में शौर्य दिखाया। बोट क्लब पर ये किसी वाटर बॉडी के ऊपर देश का सबसे बड़ा एयर शो है। गजराज फॉर्मेशन में रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट 78 ने 2 M1000 प्लेन में हवा के फ्यूल भरा। 2 चिनूक हेलीकॉप्टर ने बड़े तालाब पर पानी से कुछ फीट ही ऊपर पोजीशन होल्ड की। इसी पोजीशन में हेलीकॉप्टर ने राउंड लिए। दोनों हेलीकॉप्टर में मनुआभान टेकरी से उड़ान भरी थी। तेजस ने टॉप स्पीड में हवा के गोते लगाए। इनके गर्जन से आकाश गूंज गया। इस रोमांच का साक्षी बनने के लिए VIP रोड, वन विहार से लेकर राजा भोज सेतु तक दर्शकों की भारी भीड़ रही। घरों और होटलों की छतों से लोगों ने शो देखा। इस शो में आकाशगंगा टीम के 10 सदस्यों ने 8000 फीट की ऊंचाई से बड़े तालाब में पैराशूट से स्काई डाइविंग की। मनुआभान टेकरी से 2 चिनूक हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के बाद ध्वज फॉर्मेशन में 4 चेतक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। इस बीच सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचे। पृथ्वी फॉर्मेशन में C-130J सुपर हरकुलस AN-32 प्लेन ने शौर्य दिखाया। 5 जागुआर एयरक्राफ्ट ने शमशीर फॉर्मेशन में करतब दिखाए। सारंग टीम के 4 हल ध्रुव हेलीकॉप्टर में हवा में दिल का शेप बनाया। 9 सूर्य किरण प्लेन 6000 फीट की ऊंचाई तक गए, हवा में डायमंड शेप बनाया। बाद में एक प्लेन इस फॉर्मेशन से अलग हुआ। एयर मार्शल A.K. भारती ने बताया कि एयर शो की थीम पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज रही। हम हर साल नए शहर में शो करते हैं, इस बार भोपाल आए। भोपाल अच्छा शहर है, वायुसेना को पसंद आया। फाइटर प्लेन्स को बर्ड से दिक्कत होती है। सर्वे के अनुसार यहाँ स्टैंडर्ड हाइट्स पर कम बर्ड्स मिले। ये एयर शो के लिए बहुत अच्छी बात है। बड़े तालाब के ऊपर एयर शो की आज फाइनल प्रस्तुति है। 26, 27 और 28 सितंबर को रिहर्सल में शहरवासी लड़ाकू विमानों के करतबों का रोमांच देख चुके हैं। असुविधा से बचने के लिए ट्रैफिक और पार्किंग के खास इंतजाम किए गए। वहीं तमिलनाडु के वचती गांव के 31 साल पुराने रेप केस में मद्रास हाईकोर्ट ने 215 लोगों को दोषी करार किया है। दोषियों में पुलिस वाले, फॉरेस्ट और रेवेन्यू अधिकारी शामिल हैं। 1992 में इन लोगों ने आदिवासी गांव वचती में 18 महिलाओं का रेप और पुरुषों को टॉर्चर किया था। 2011 में एक लोअर कोर्ट ने इन लोगों को दोषी ठहराया था। इस आदेश के खिलाफ आरोपियों ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। 20 जून 1952 को फॉरेस्ट और रेवेन्यू अधिकारियों के साथ मिलकर पुलिस टीम ने वाचती गांव में रेड डाली थी। ये लोग यहां तस्करी की गई चंदन की लकड़ियां ढूंढने आए थे। पुलिस और सरकारी अधिकारियों ने गांव के लोगों को चंदन तस्कर वीरप्पन का समर्थक बताते हुए 3 दिन तक उनके साथ बर्बरता की। 269 दोषियों में से 126 फॉरेस्ट ऑफिसर, 84 पुलिस वाले और 5 रेवेन्यू अधिकारी थे। 2011 में जब लोअर कोर्ट का आदेश आया तब तक 94 दोषियों की मौत हो चुकी थी। 2011 के अपने फैसले में लोअर कोर्ट ने सभी दोषियों को 1 से 10 साल तक की जेल सुनाई थी। इसके साथ ही हर दोषी को 10 लाख रुपए देने का आदेश दिया था, जो 18 रेप विक्टिम्स को दिए जाते। इनमें से हर दोषी 5 लाख रुपए जमा कर चुका है, जबकि 5 लाख बकाया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि पीड़ितों को नौकरियां उनके और उनके परिवारों को स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएं। कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश भी दिया कि तत्कालीन जिला कलेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर दोषियों के खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वो छुआछूत जैसी प्रथा को जारी रखने की परमिशन नहीं दे सकता, ना ही मूक दर्शक बना रह सकता है। जस्टिस PT आशा ने कहा, यदि आजादी के 75 साल बाद भी विशेष समुदाय को मंदिरों में जाने से रोका जा रहा है तो ऐसी घटनाओं से हमारा सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि एक पत्नी उस संपत्ति में बराबर की हकदार है जिसे उसके पति ने अपने नाम पर खरीदा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने घरेलू काज करके पारिवारिक संपत्ति के बनाने और खरीदने में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान किया है। कानून भी किसी जज की पत्नी के योगदान को मान्यता देने से नहीं रोकता। वहीं पंजाब में
मुआवजा, एमएसपी और कर्ज माफी को लेकर किसानों के आंदोलन का आज आखिरी दिन है। जो किसान पंजाब भर में रेलवे लाइनों पर बैठे हुए थे, आज हरियाणा में भी अपना प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों से 19 किसान संगठन आज अंबाला को मिले किस जगह पर प्रदर्शन करेंगे और ट्रेनों को रोकेंगे। सभी जत्थेबंदियों ने शाम 4 बजे ट्रैक से उठने का फैसला कर लिया है। जत्थेबंदियों ने हरियाणा सरकार को चेतावनी दी है कि अगर अंबाला में किसानों को रेलवे ट्रैक पर बैठने से रोका या परेशान किया तो प्रदर्शन की तारीख आगे भी जा सकती है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सरवर सिंह पंदेर ने कहा कि किसानों ने दशहरे पर 23 से 24 अक्टूबर को किसानी दशहरा मनाने की घोषणा कर दी है। इस दौरान पूरे देश में मोदी सरकार व कॉरपोरेट घरानों के पुतले जलाए जाएंगे। रेलवे ट्रैक जाम होने के बाद अंबाला से अमृतसर, पठानकोट से अमृतसर और पंजाब से चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना से मोगा रूट्स पूरी तरह से ठप हैं। इससे आज 203 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। अमृतसर में आज महिला किसान इकट्ठा हो रही हैं। दोपहर के बाद किसानों का साथ देने के लिए महिलाएं ट्रैक पर पहुंचेंगी। वहीं आज कुछ किसान संगठन मुख्य हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर भी पहुंच रहे हैं। आज टोल प्लाजा भी फ्री करने वाले हैं, लेकिन गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा ताकि आम जनता परेशान ना हो। किसानों की तरफ से ट्रैक जाम किए जाने के बाद उत्तर भारत की 203 से अधिक ट्रेनें प्रभावित होने वाली हैं। आज किसान अंबाला में रेलवे ट्रैक पर बैठ जाएंगे, जिसके चलते प्रभावित ट्रेनों की गिनती बढ़ सकती है। फिलहाल रेलवे विभाग ने 136 ट्रेनों को रद्द किया है। वहीं 25 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट, 26 ट्रेनों को ओरिजिनेट और 16 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए। वहीं पुणे में गणेश विसर्जन के दौरान लाउड म्यूजिक बजवाने का विरोध करने पर भीड़ ने एक परिवार पर हमला कर दिया। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने 2 महिला समेत 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक पुणे की सिंधे बस्ती के सोमाटाफे फाटा के पास रहने वाले सुनील सिंधे के 16 साल के बेटे की 9 दिन पहले ही मृत्यु हुई थी। बेटे की मौत से पूरा परिवार सदमे में था। शौक का माहौल था। 25 सितंबर को सुनील सिंधे के घर के सामने से गणपति मंडल विसर्जन के लिए गुजर रहा था। इस दौरान मंडल के लोग तेज आवाज में म्यूजिक बजा रहे थे। सुनील सिंधे और उनके परिवार ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने गणपति मंडल को गाना बजाने से रोका। इस दौरान सिंधे परिवार और गणेश मंडल के कुछ लोगों के बीच हल्की हाथापाई भी हुई। हालांकि लोगों ने बीच बचाव कराया और मामला शांत कराया। गणेश मंडल ने म्यूजिक बंद कर दिया और विसर्जन के लिए आगे बढ़ गए। रात में करीब 11 बजे विसर्जन से लौटने के बाद मंडल के कुछ सदस्यों ने सुनील सिंधे और उनके परिवार पर लोहे की रॉड, लाठियों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस दौरान सिंधे, उनके परिवार के 7 सदस्यों और उनके ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने बताया कि पीड़ित परिवार ने इस मामले में तालेगांव दाभाड़े थाने में 2 महिला समेत 21 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 323, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक सभी को पुलिस कस्टडी में भेजा है। बड़े भाई भीमराज ने अपने 10 साल के चचेरे भाई अशोक को महज इसलिए मार दिया क्योंकि वो बैलों की देखभाल करने की बजाय खेलने चला गया था। आरोपी नशे में था और लठ से मासूम के सिर और मुंह पर वार किए। इससे अशोक की मौत हो गई। घबराए आरोपी ने मासूम की लाश को प्लास्टिक के कट्टे में डाला और कुएं में फेंककर मुंबई भागा। वहीं देश की लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ये कानून बन गया। नारी शक्ति वंदन कानून 20 सितंबर को लोकसभा और 21 को राज्यसभा में पारित हुआ था। ये कानून बनने के बाद भी देश की महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने में अभी 149 साल लगेंगे, जबकि दुनिया में लैंगिक समानता में 131 साल लगेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में यह अनुमान लगाया गया है कि 2006 से 2023 के बीच लैंगिक समानता सिर्फ 4% सुधरकर 68% पर पहुंची है। इसी रफ्तार से बढ़े तो साल 2194 में भी 100% तक पहुंचना मुश्किल है। चूंकि भारत में 64% है, ऐसे में यहाँ 18 साल ज्यादा लगेंगे। पहली बार प्रस्तावित होने के 14 साल बाद महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया। उसके बाद से 13 साल हो गए। ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका। अब 2023 में मोदी सरकार ने भी इसे लोकसभा में पेश कर दिया। अगर ये पारित हो गया तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शुक्रवार को महाराष्ट्र के वाशिम के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने प्रचार को लेकर ऐसा दावा किया जिसको सुनकर सभी हैरान रह गए। गडकरी ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव के लिए मैंने फैसला लिया है कि कोई बैनर या पोस्टर नहीं लगाया जाएगा, ना ही लोगों को चाय दी जाएगी। जिन्हें वोट देना है वो वोट देंगे और जिन्हें नहीं देना है वो नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ना तो मैं रिश्वत लूंगा और ना ही दूंगा। वहीं सड़क की क्वालिटी पर गडकरी ने कहा
कि मैंने ठेकेदार से कहा है कि अगर सड़क में दरारें आई या सड़क खराब बनी तो मैं ठेकेदार को बुलडोजर के सामने खड़ा कर दूंगा। मैंने आज तक 50 लाख करोड़ रुपए का काम कराया है और एक बार भी किसी ठेकेदार का पक्ष नहीं लिया। मैं ना तो किसी को भ्रष्टाचार करने दूंगा और ना ही खुद करूंगा। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के वासी में 3695 करोड़ रुपए के 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन कर जनता को बड़ी सौगात दी। ये परियोजनाएं क्षेत्र में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये राजमार्ग परियोजनाएं अकोला, वाशिम, नांदेड़ और हिंगोली जिलों में कई महत्वपूर्ण स्थानों में जोड़ती हैं। इससे सेगवाचे गजानन महाराज मंदिर, अकोला सहनूर किला, अंतरिक्ष जैन मंदिर, 8वें ज्योतिर्लिंग औंधा नागनाथ और नांदेड़ में संत नामदेव महाराज संस्थान जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक लोग आसानी से पहुंच पाएंगे। पिछले महीने भी नितिन गडकरी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ नागपुर में एक भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उस दौरान भी उन्होंने ठेकेदारों को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि नेताओं को सिर्फ अपने रिश्तेदारों के रोजगार की चिंता है। जो भी ठेकेदार खराब काम करे उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। जो भी ठेकेदार खराब काम करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। वहीं कर्नाटक सरकार शनिवार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। शुक्रवार को सीडब्ल्यूएमए ने सहायक संस्था कावेरी जल विनियम समिति के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें कर्नाटक से तमिलनाडु को 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कहा गया था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि उनके राज्य के पास पानी नहीं है और इसलिए वो पानी नहीं छोड़ सकते। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने ऑफिस कृष्णा में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और राज्य के पूर्व महाधिवक्ता के साथ बैठक के बाद मीडिया से बात कही। तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के जल बंटवारे के विरोध में 13 सितंबर से विरोध प्रदर्शन जारी है। इसमें सत्ता पक्ष के अलावा विपक्षी भाजपा, जनता दल, सेकुलर और कन्नड़ फिल्म जगत की हस्तियां भी विरोध में शामिल हैं। 13 सितंबर को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कर्नाटक को अतिरिक्त 15 दिन के लिए तमिलनाडु के लिए 5000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज बनाए रखने का आदेश दिया। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि इस रिलीज के लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति उपलब्ध है। सीडब्ल्यूएमए के फैसले के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने 21 सितंबर को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियम समिति के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा, इस मामले में प्राधिकरण को हर 15 दिन में बैठक करने का निर्देश दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निराश होकर कार्यकर्ताओं और किसानों ने मांड्या में हड़ताल बुलाई थी। वहीं किसान नेता कुरुब्रू शांत कुमार के नेतृत्व में किसान संघों और अन्य संगठनों के एक प्रमुख संगठन कर्नाटक जल संरक्षण समिति ने 26 सितंबर को बेंगलुरु बंद का आह्वान किया। इस दौरान 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। जल बंटवारे के विरोध में 29 सितंबर को 12 घंटे का कर्नाटक बंद बुलाया गया था। विपक्षी भाजपा, जनता दल, सेकुलर और कन्नड़ फिल्म जगत की हस्तियों ने भी बंद का समर्थन किया। वहीं कर्नाटक पुलिस ने 700 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इस दौरान बेंगलुरु आने जाने वाली 44 फ्लाइट कैंसिल कर दी। आज यानी 30 सितंबर को 2000 रुपए का नोट बैंक में जमा करने या इसे दूसरे नोटों से बदलने का आखिरी मौका है। न्यूज एजेंसी एनआई ने जानकारी दी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने शुक्रवार को यह साफ कर दिया कि 1 अक्टूबर से 2000 रुपए के नोट की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगा। आरबीआई ने इसी साल 19 मई को एक सर्कुलर जारी करके 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में जमा करने या बदलने के लिए कहा था। उस समय ये कहा गया था कि 2000 का नोट इसके बाद भी लीगल रहेगा। आरबीआई के मुताबिक 31 अगस्त 2023 तक 3056 अरब रुपए के नोट बैंकों में लौट आए हैं। इधर आरबीआई के सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि नोट बदलने की आखिरी तारीख बढ़ाने को लेकर शनिवार शाम तक कोई सर्कुलर जारी किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इनकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। हालांकि आरबीआई साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुकी है। वहीं 2021-22 में 38 करोड़ 2000 के नोट नष्ट किए गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक एक हफ्ते चलेगा। भारत मंडपम में पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ही सब कर लेगी। इस सोच से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। समाज की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। जिन जिन ब्लॉक या जिलों में समाज को जोड़ने की ताकत है, वहां परिणाम जल्दी मिलते हैं। संकल्प सप्ताह के उद्घाटन कार्यक्रम में देश भर से लगभग 3000 पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि
और पदाधिकारी भारत मंडपम पहुंचे थे। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर के पदाधिकारियों, किसानों, करीब 2 लाख लोग वर्चुअल रूप से जुड़े। संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा है। ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम 7 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर गवर्नेंस में सुधार करना है। इस देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को लागू करने और प्रभावी ब्लॉक विकास रणनीति तैयार करने के लिए देश भर में गांव और ब्लॉक स्तर पर चिंतन शिविर आयोजित किए गए हैं। इन चिंतन शिविरों के नतीजों के आधार पर यह संकल्प सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। संकल्प सप्ताह सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में मनाया जाएगा। संकल्प सप्ताह में हर दिन एक विशिष्ट विकास थीम को समर्पित है, जिस पर सभी आकांक्षी ब्लॉक काम करेंगे। पहले 6 दिनों की थीम में संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा और समृद्धि दिवस शामिल है। सप्ताह के आखिरी दिन यानी 9 अक्टूबर 2023 को पूरे सप्ताह के दौरान किए गए कार्यों का संकल्प सप्ताह समावेश समारोह उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम को संबोधित किया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले 30 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक होगी। नई दिल्ली में 2 दिन चलने वाली इस बैठक में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य प्रमुख नेता शामिल होंगे। विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने राजस्थान को 7 क्षेत्रों में बांटा है। इसकी जिम्मेदारी भी अलग अलग राज्यों के नेताओं को सौंपी गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हर जोन में एक प्रभारी होगा। जोन के निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए बाकी नेता जिम्मेदार होंगे। ये नेता जोन प्रभारियों को अपडेट करते रहेंगे और पार्टी मुख्यालय को जमीनी हालत बताते रहेंगे। बीजेपी ने 17 अगस्त को मध्य प्रदेश के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें 39 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। 25 सितंबर को मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 39 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की थी। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए भाजपा ने अब तक 80 प्रत्याशी और छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तीसरी लिस्ट में केवल एक नाम था, जिसमें भाजपा ने MP की अमरवाड़ा सीट से मोनिका बट्टी को प्रत्याशी घोषित किया है। मोनिका 11 दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुई हैं। वो इससे पहले अखिल भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। आगामी 5 अक्टूबर में भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है। मैच का शुभारंभ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से होना है। इसी बीच खालिस्तानियों की मैच में गड़बड़ी फैलाने की धमकियों के चलते गुजरात पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों से मदद मांगी है। अहमदाबाद साइबर क्राइम के DCP अजीत राजियान ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर हमने केंद्रीय एजेंसियों से मदद मांगी है। अब इस मामले के देश की टॉप एजेंसी अहमदाबाद साइबर क्राइम के साथ मिलकर काम करेगी। इसमें NIA, RO, सेंट्रल IB भी शामिल होंगी। आधिकारिक रूप से हमने काम भी शुरू कर दिया है। DCP अजीत राजियान ने आगे बताया कि अगले कुछ दिनों में भारत में क्रिकेट विश्व कप शुरू होने वाला है। इस विश्व कप पर खालिस्तानी समर्थक ने रिकॉर्डेड कॉल पर अपना डर फैलाने की कोशिश की है। ये सभी कॉल विदेशी धरती से किए गए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने भी सुरक्षा के मद्देनजर कमर कस ली है। गौरतलब है कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ अहमदाबाद साइबर सेल में FIR दर्ज की गई है। पन्नू ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के क्रिकेट मैच में हमले की धमकी दी है। आतंकी पन्नू ने प्री रिकॉर्डेड मैसेज वीडियो में कहा है कि PM मोदी शहीद निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार है और सिख फॉर जस्टिस इस हत्या का बदला लेगा। बता दें 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप के मैच हमारे टारगेट होंगे। बता दें इससे पहले भी पन्नू ने 15 अगस्त और G20 समिट में गड़बड़ियों फैलाने की धमकी दी थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया था। अज्ञात मोबाइल नंबर से धमकी भरी एक ऑडियो क्लिप अलग अलग लोगों को भेजी गई। इस ऑडियो क्लिप के अंत में धमकी देने वाले शख्स ने खुद को गुरपतवंत सिंह पन्नू बताया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यू इंडिया लाइव।